गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आज मैं चैप्टर का पार्ट 2 कंटिन्यू करूँगी और उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या बेनिफिशियल यूजेस हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स क्यों होते हैं अकॉर्डिंग टू द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, और वो कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे हमने देखा था ये कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में यूज़ होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में यूज़ होते हैं। आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं और ब्रेड वगैरह बनाने में हेल्पफुल होते हैं। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रात भर में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय अ वेरी हेल्पफुल बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है आपके लिए, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। सो स्टूडेंट्स, आपको लैक्टोबैसिलस का नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है, और ये सारे बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होके मिल्क में इस हद तक इंक्रीज़ करते हैं खुद को कि ये सुबह तक मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे चीज़ में भी होते हैं और अचार और पिकल्स में भी होते हैं, क्योंकि अचार और पिकल को बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए। और इतने लॉन्ग टाइम के अंदर, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट बी नोइंग, अचार वगैरह की चीज़ों को बहुत ही लंबे समय लाइक 1 साल तक या 5-6 मंथ्स, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी रखा जाता है। और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में उसके अंदर एक हेल्दी बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि बैक्टीरियाज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डूइंग द फर्मेंटेशन इन इडली डोसा बेटर ऑल्सो। आपके पेरेंट्स जो सुबह नाश्ता बनाते हैं लाइक इडली वगैरह, उसके बैटर में भी रात भर ये बैक्टीरियाज काम करते हैं और सुबह ये आपके इडली डोसा का बैटर फूल जाता है जो कि नाश्ता बनाने में काम आता है और वो एक हेल्दी फूड बन के रेडी होता है। सेम थिंग आप छोले भटूरे खाते होंगे, उसका जो भटूरा होता है विच इज़ कॉल्ड मैदा, उसको पूरी के रूप में बनाने से पहले उसके अंदर ईस्ट करके एक पर्टिकुलर फंगस डाला जाता है, जो कि ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म में बोलूँ तो मैं ये फंजाई की कैटेगरी का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। और ये फंजाई की कैटेगरी का माइक्रो ऑर्गेनिज़म भटूरे के आटे में डाला जाता है ताकि उसके अंदर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सके, एक एक नेचुरल सड़न का प्रोसेस शुरू हो सके, और उसकी वजह से ये भटूरे का आटा फूल के बहुत मोटा हो जाता है और फिर लोग उसका भटूरा बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा फूला हुआ और फर्मेंटेड गुड क्वालिटी वाला भटूरा बनता है। सो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि फूड प्रोडक्ट्स में कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए एक हेल्दी रूप में सामने आ रहे हैं और यूज़फुल हैं। दूसरा, ईस्ट का ही एक बहुत अच्छा, दोस्तों आपको ईस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा ईस्ट का बहुत अच्छा यूज़ है, दैट इज़ ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड बबल्स ऑफ द गैस विल फॉर्म द डव इंक्रीज इन वॉल्यूम। जैसे अगर आप भटूरे के अंदर ईस्ट को डालते हैं और कुछ घंटे के लिए रख देते हैं तो भटूरा फूल क्यों जाता है, सेम यही प्रोसेस ब्रेड में भी होता है। वो इसलिए फूल जाता है क्योंकि ईस्ट भटूरे के अंदर जो रिएक्शन करता है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, या जो चेंजेस करता है उस चेंजेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये होता है कि भटूरे के अंदर जब हमने ईस्ट डाल दिया तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से उसके अंदर से एक गैस रिलीज़ होती है एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन। एंड ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब वो अंदर से बाहर निकलेगी भटूरे के सरफेस में से, सो बाहर निकलते समय वो भटूरे के अंदर छोटे छोटे होल्स बना देगी, या फिर
अगर हमने ब्रेड रखा हुआ है बनने के लिए या केक एंड पेस्ट्रीज़ रखा है बेक होने के लिए, तो उसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से उसके अंदर से बहुत सारे बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे और इसी वजह से हमारी जो ब्रेड है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं और जितने ज़्यादा होल्स होते हैं ना, हमारी ब्रेड उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनती है। और ये होल्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस इसमें से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जगह बना बना के बाहर आती है और उसके बाहर निकलने की वजह से ही आटे में इतने छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और हमारी ब्रेड उन्हीं होल्स की वजह से और उसी प्रेशर की वजह से फूल के इतनी स्पॉन्जी और इतनी बड़े साइज़ की निकलती है और उस ब्रेड को उतना ही गुड क्वालिटी ब्रेड माना जाता है और उतना ही हेल्दी और सॉफ्ट माना जाता है। सो इस तरीके से ईस्ट एक फंजाई कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बेकिंग और फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है और इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस निकलती है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ वन मोर यूज़ दैट इज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है कि कमर्शियल मतलब कोई भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल पे बनाना, उसका मतलब होता है कमर्शियल। जिसको लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक यूज़ करे उसका मतलब होता है कमर्शियल। जैसे फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हैं अपने खुद के घर में सिर्फ अपने खाने के लिए, तो दैट इज़ ओके, आपने एक प्रोडक्ट बनाया। लेकिन अगर आप उसी केक को एक बेकरी में बेक करने लग जाएं और पूरे सिटी या टाउन में आपकी ब्रेड सप्लाई होने लग जाए, तो इसका मतलब आपने उसको कमर्शियल लेवल पे बनाया है, मतलब आपने उसे सेलिंग पर्पस के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक के लिए बनाया है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल। अब कमर्शियल यूज़ क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्ज स्केल में अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल आप सबको पता है कि वो एक पर्टिकुलर ड्रिंक है, अल्कोहल उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, वाइन भी एक ड्रिंक है और एसिटिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और जो कि टेस्ट में खट्टा होता है, जो आपने शॉप्स में देखा होगा। स्पेशली चाइनीज़ बनाने के टाइम पे वाइट कलर का एक लिक्विड ऐड होता है और इसको बहुत सारे जगह पे हिंदी लैंग्वेज में सिरका भी बोलते हैं और ये अचार वगैरह बनाने में यूज़ होता है, जिसका कॉमन नेम विनेगर है। एसिटिक एसिड उसका साइंटिफिक नेम है। फाइन। सो ये तीनों चीज़ हैं जो एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती हैं और इनके बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं, राइट। अल्कोहल एंड वाइन के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन बैड हैबिट्स, क्योंकि वो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में और अनवांटेड टाइम पे अनवांटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करने लगते हैं, इसीलिए इसका इम्पैक्ट बॉडी में अलग तरीके से होने लगता है और वो अलग तरीके से जो इम्पैक्ट होता है वो उनके बॉडी को स्पॉइल करती है। बट एक्चुअली देखा जाए तो एक रेगुलर एंड प्रॉपर लेवल पे ये दोनों चीज़ें बहुत सारे मेडिसिन्स और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होते हैं। सो इस कहने का मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि इन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम आते हैं, बट ह्यूमंस आर यूजिंग इट अननेसेसरली इन अ लार्ज स्केल and during the bad time also. Now, yeast is also used for the commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is also grown on natural sugar present in the grain like barley, wheat, rice and crushed fruit juices. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो ये बताना चाह रहे हैं कि अल्कोहल एंड वाइन को बनाने के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ के अंदर फर्मेंटेशन करते हैं। हम बार्ले, व्हीट और राइस, ये आपके तीनों ग्रेन्स हैं और ये आपके फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट जूस, बार्ले, व्हीट एंड राइस, इन तीनों के अंदर ईस्ट को ऐड करके फर्मेंटेशन किया जाता है और उसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये तीनों चीज़ें अल्कोहल एंड वाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। लेकिन अब ईस्ट इनके अंदर करता क्या है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में शुगर का एक लेवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में तो नेचुरल शुगर होती है, वो नेचुरली थोड़ा सा मीठा होता है। बार्ले, व्हीट एंड राइस, ये तीनों एक ग्रेन्स हैं। ये ऐसे ग्रेन्स हैं जिनके अंदर एज अ फूड न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट भी एक तरीके का शुगर माना जा सकता है।
तो इन सभी चीज़ों में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है और ये नेचुरल शुगर के अंदर ही ईस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। मतलब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में नेचुरल शुगर के अंदर चेंजेस लाता है और उसी शुगर के अंदर चेंजेस लाने की वजह से ये तीनों चारों चीज़ें अल्कोहल एंड वाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब आपको अगर एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिखेंगे द प्रोसेस in which the sugar can be converted into alcohol by the help of yeast is known as fermentation. I am repeating it again children, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं. The definition of fermentation, that the process in which sugar can be converted into alcohol by the help of yeast is called fermentation. सो फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि फूड के अंदर होता है और उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें केमिकली भी चेंज हो सकती हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। सो नेचुरल एंड केमिकल लेवल पे कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। नाउ अब हम आते हैं व्हाट इज़ अ मेडिसिनल यूज़ ऑफ अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हमने ये देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स में ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ अल्कोहल एंड वाइन को ही प्रोड्यूस करने में नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सॉइल फर्टिलिटी यूज़ में ही हेल्पफुल नहीं होते हैं, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ भी हमारे पास है। अब मेडिसिनली ये कैसे आपको हेल्प करते हैं? अगर आपको छोटे मोटे इन्फेक्शंस लग गए हैं बॉडी में या छोटे मोटे फीवर हो गए हैं या प्रॉब्लम हो गई है तो जनरली वो जर्म्स की वजह से होती है या आपने कुछ अनहाइजीनिक फूड खाया होता है तो उसकी वजह से होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द वेरी नॉर्मल मेडिसिन विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर बॉडी। मतलब एंटीबायोटिक एक ऐसी नॉर्मल सी मेडिसिन होती है जिसको अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल ग्रोथ ऑफ जर्म्स को किल कर देगी। इसीलिए बहुत सारे नॉर्मल इश्यूज़ में लाइक सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या छोटा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया जो कि सीजनल लेवल पे होता है तो वो टाइम पे डॉक्टर आपको बहुत हैवी दवा नहीं देके एक एंटीबायोटिक देता है ताकि एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके या फिर स्टॉप कर सके। राइट नाउ यही एंटीबायोटिक को बनाने में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। These days are the number of antibiotics are produced। वो कैसे एंटीबायोटिक बनाने में आपको हेल्प करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करती हूँ, बट उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक हैं। आप इन जनरल इसको ये समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक आपकी नॉर्मल बॉडी में इन्फेक्शन ठीक करने की एक दवा है, एक बहुत ही माइनर सी दवा है जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स को किल करता है। ठीक है, लेकिन जर्म्स को किल करने के लिए भी जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमें काम आते हैं, तभी हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट लड़ाई कर पाती है, बीमारी के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंजाइज एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होते हैं और इन्हीं एंटीबायोटिक्स में से जो बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे 3 एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों में से कोई 2 एंटीबायोटिक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा विच कैन बी यूज्ड इन द एग्जाम एज अ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो ये 3 एंटीबायोटिक हैं जो बहुत फेमस हैं एंड दे आर ऑफ सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है which are made from fungi and bacteria, right? By and the antibiotic, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism are used to cure a variety of disease। मतलब मैंने आपको जो पीछे वाले चैप्टर में समझाया, पीछे वाले लाइन में समझाया, उसका मतलब यही था कि एंटीबायोटिक भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही बनती है। इसीलिए हमारी बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ,
राइट। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक बनेगा वो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ही बनेगी। तभी हमारी बॉडी याद रखेगी कि अगर ये वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होता है तो हम ये एंटीबायोटिक खाएंगे तो उससे हमें अच्छे से ठीक हो जाएगा। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। लाइफ स्टॉक मतलब जो गांव में हमारे एनिमल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हर्ड ऑफ काउज, बफेलोज एंड शीप्स, ये जो भी पालतू एनिमल्स होते हैं जिनको एक लार्ज स्केल पे पाला जाता है, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस में उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। फीड मतलब उनका खाना। सो ये बताना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक बहुत ही माइनर लेवल की मेडिसिन्स होती हैं जो कि पोल्ट्री मतलब जहाँ पे हेंस का फार्मिंग किया, हेंस को पाला पोसा जाता है फॉर द एग एंड फॉर द चिकन एंड ऑल, उनको पोल्ट्री कहते हैं। और लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स हमारे लिए कमर्शियल यूज़ पे लार्ज प्रोडक्ट हमें देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाय, भैंस और शीप, इन सब से हमें ये ऊन मिलता है और लार्ज स्केल में मिल्क मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इन लोगों के खाने में भी, इन लोगों के फीड में भी एंटीबायोटिक्स डाली जाती है ताकि ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को कोई इन्फेक्शन ना लगे, या क्योंकि एनिमल्स कैन नॉट स्पीक टू यू, दे आर लिविंग इन देयर ओन एरियाज़, बट उनको वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं। तो इसीलिए उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके खाने में या जब उनका चारा बनाते हैं तो उसके अंदर भी लोग एंटीबायोटिक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन प्लांट्स को भी डिजीज़ से दूर रखने के लिए हम उनके ऊपर भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्लांट्स को भी कोई बीमारी ना लगे और वो एक अच्छी फसल हमको दे सकें। सो इस पैराग्राफ में मैंने आपको 2-3 यूज़ और बताए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने चैप्टर को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है सो दैट आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर ना सुनना पड़े। एंड अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है या थोड़ा देर से आ रही है तो आप वीडियो को स्टॉप करके या थोड़ा स्लो मोशन में उसको सुन सकते हैं, आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में मैं आपको वैक्सीन समझाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से यूजेस बताऊंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमारे लिए एक फ्रेंडली वे में काम आते हैं, और उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की तरफ चलेंगे। और फिर और 1-2 पॉइंट कवर करने के बाद दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।